हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रब क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष भाटी और अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे अभी हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जो बचा हुआ था अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द गाइडलाइंस that arise from the practical application of accounting principles and design to help accountant to overcome practical problems faced by them during the preparation of financial statement। इसका मतलब है ये दीज आर दी गाइडलाइंस जो अराइज होती है फ्रॉम द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये किस चीज़ के लिए करी जाती है? डिज़ाइन टू हेल्प। ये अकाउंटेंट्स को हेल्प करती हैं, इतना याद रखो, ये अकाउंटेंट्स को हेल्प करती हैं टू ओवरकम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो फेस्ड कर रहे हैं उससे निकलने के लिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये क्या होती है? गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स की होती हैं? सबसे पहला आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इट मींस दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर। इसका मतलब क्या? कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, हर साल में सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अ मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम एंटरप्राइजेज वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन दैम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेम प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हर साल, तो अच्छी कंक्लूजन निकलेगी, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलेगी। ठीक है, बट दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड practices followed by the enterprises are uniform and consistent over a period of time। वो consistent रहनी चाहिए जब भी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या पॉसिबल है? कि हमारे पास मीनिंगफुल कंक्लूजन निकले। ठीक है, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हर साल की, वो जब होगी जब हम हर साल सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करेंगे। ठीक है, किसको बनाने में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। बस, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हर साल अलग अलग, इस साल अलग, दूसरे साल अलग, तीसरे साल में अलग, देन द रिजल्ट विल नॉट बी कंपेरेबल। तो रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होगा। बस ये तीन चीज़ याद कर लीजिए। आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझ जाओ। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंटली आपका एक साल में जो आपके पहले साल में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वही नेक्स्ट ईयर होंगे, फिर वही थर्ड ईयर होंगे। कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इन और आउट एक ही मेथड हो गया, लास्ट इन लास्ट आउट हो गया। ठीक है, और वेटेज एवरेज मेथड हो गया। वेटेज एवरेज मेथड के बाद अगर हम वेटेज एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, द सेम मेथड नीड टू बी फॉलो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, any change in the method of inventory valuation would distort the financial result in a substantial manner. In case a change is made, it should be disclosed। सिंपल सा है, जो इस साल हम मेथड यूज कर रहे हैं वही नेक्स्ट ईयर करेंगे, वही थर्ड ईयर करेंगे। किस चीज़ के लिए? हमारा कंसिस्टेंसी के लिए, हमारी अच्छे रिजल्ट, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड होंगे तो हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन बना पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर डिफरेंट मेथड यूज करेंगे हर साल तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करते हैं, दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है जो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सिंपल है, इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। दिस कन्वेंशन क्लियरली स्टेट दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डिंग अंटिल इट इज अर्न। इसका मतलब ये है, इसमें कंजर्वेटिज्म में ये बताया गया है जो भी आपका प्रॉफिट है, जब तक वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं करोगे, जब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगा किसी भी बुक में, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ये मेनली प्रॉफिट पे बेस्ड करता है। दिस कन्वेंशन क्लियरली स्टेट दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज अर्न। ये लाइन याद कर लो आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में मटेरियल से रिलेटेड कुछ है, देखो, है ना। तो इट सेड दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल ओनली मटेरियल फैक्ट
अब ये वो वाला मटेरियल नहीं है, मटेरियल फैक्ट है। मटेरियल फैक्ट क्या होता है? रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर्स। जो ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन को, किसके? यूजर्स के। ठीक है, तो इसका क्या है? इट स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल ओनली मटेरियल फैक्ट आई इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मटेरियल फैक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या चीज़ है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में मटेरियल से इसका मतलब है इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो सप्लाई करी जाए यूजर्स को फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। इन चीज़ों से ना आप एक चीज़ समझ रहे होगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताया क्या जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली ये बताया जा रहा है, और कन्वेंशन में भी ये बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, हर मेथड सेम मेथड एवरी ईयर यूज होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी जो मीनिंगफुल कंक्लूजन है वो हमारी निकल के आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हम देखें तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में भी यही सेम चीज़ है। इसमें हम दिखाते हैं कि हमारा जब तक प्रॉफिट नहीं अर्न होता है, जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनटिल इट इज़ अर्न। ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में क्या होता है? मटेरियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी आप रिलेट कर सकते हो यार, अगर हमारे पास सही मटेरियल, सही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो हम कैसे मीनिंगफुल जजमेंट कर पाएंगे? सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में ये दिखाया गया है कि जो इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सप्लाइड होनी चाहिए टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और मटेरियल फैक्ट में आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो अ बिजनेसमैन इज डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, ही परचेज टीवी, रेफ्रिजरेटर, लार्ज वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा फॉर हिज बिजनेस के लिए इसने ये सारी चीज़ें ले ली अपने। इन बाइंग दीज आइटम्स ही यूजेज लार्ज पार्ट ऑफ हिज कैपिटल। इसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया इस चीज़ में। दीज आइटम्स आर सिग्निफिकेंट आइटम्स, ये सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं। दस शुड बी रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंटिंग डिटेल्स। भाई ये सिग्निफिकेंट है आइटम, ठीक है, हम इसको बता सकते हैं कि हाँ वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, तो ये हमारा सारी चीज़ें बुक ऑफ अकाउंट्स में डिटेल में हम लिख देंगे। एट द सेम टाइम टू मेंटेन डे टू डे ऑफिस वर्क। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी एक टाइम पे परचेस होती है, सिग्निफिकेंट आइटम है, एक टाइम पे हमने परचेस कर लिया, ठीक है, बहुत टाइम तक चलेगा। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब बहुत टाइम तक चलेंगे। बट अगर हम बात करते हैं डे टू डे ऑफिस वर्क की, तो उसमें पेन, पेंसिल, मैच बॉक्स, ये सब हमारा यूज़ होता है। फॉर दिस ही विल यूज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। इसके लिए वो बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं। These items are insignificant items। ये insignificant items है, वो significant item थे, ठीक है। Hence they should be recorded separately। ये separately record करे जाते हैं। 10 accounting to this convention imported and significant items should be recorded in their respective head and all। इसका मतलब कुछ मत देखिए, आप इतना याद रखिए भाई, significant material थे हमारे पास, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, जो अलग उसमें रिकॉर्ड करे गए हैं बुक ऑफ अकाउंट में। और ये जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है, जो डे टू डे आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं डे टू डे में, आपके पेंसिल, पेन, मैच बॉक्स, बुक्स, ये सब आ जाते हैं, कॉपीज, सॉरी नोटबुक्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हम अलग से सेपरेटली उसको बुक ऑफ अकाउंट में डालते हैं, सेपरेटली बुक में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये तीनों करने के बाद व्हाट इज डेप्रिसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से आपको मैं 2 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ये दोनों न्यूमेरिकल कर लेना, दोनों न्यूमेरिकल में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता है क्या है? डेप्रिसिएशन होता है जो लॉस होता है वैल्यू ऑफ असेट्स में ड्यू टू कंटिन्यूअस यूसेज। कंटिन्यू हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने का मतलब है एक मशीन है, मशीन को हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, उसमें यूज़ करने के टाइम पे भाई उसकी वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। यूज़ करेंगे तो उसमें खराबियां भी आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन में आता है। द वर्ड डेप्रिसिएशन डिनोट्स द लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूसेज। जो वैल्यू ऑफ असेट में लॉस होता है किस वजह से? कंटिन्यू यूज़ करने के वजह से, और चेंज इन टेक्नोलॉजी और टाइम,
ये क्या आता है डेप्रिसिएशन के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ओनली टू फिक्स्ड असेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एप्लीकेबल होता है फिक्स्ड असेट्स में ओनली। जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है भाई, बिल्डिंग है, बहुत टाइम हो गया, इसमें टाइम भी देखा गया, टेक्नोलॉजी भी देखी गई है, ठीक है, कंटिन्यूस यूसेज भी देखी गई है। एक बिल्डिंग कंटिन्यू आप यूज़ कर रहे हो, उसमें वाइट वॉश करवाई थी, सब चीज़ करवाई थी, अब वो यूज़ करते करते वो सब थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है, तो उसकी वैल्यू भी तो घट रही है ना। फर्नीचर भी सेम, मशीनरी भी सेम। भाई 10 साल की उसकी उम्र है मशीन की, 10 साल तक आप चला सकते हो, 5 साल हो गए तो उसकी वैल्यू भी तो घटी है ना। तो इट इज़ डेप्रिसिएशन। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब भाई डेप्रिसिएशन को अगर हम मेथड्स की बात करते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर, तो जो मेन आते हैं हमारे, एक तो आता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं, बट अगर पेपर में आएगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही आएगा, SLM। अंडर दिस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना आप। ये 2 पॉइंट में आप बताऊंगा, दोनों न्यूमेरिकल, ये अच्छे से कर लेना, आपका 100% आ सकता है बी सेक्शन के अंदर। Under this method, the same amount of depreciation is charged every year. इस मेथड के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल। डेप्रिसिएशन मैंने बता ही दिया था, तो वो हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इस SLM मेथड के अंदर। उसको निकालने के लिए SLM मेथड में सबसे पहले आप 2 फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, आप 2 फॉर्मूले याद रखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले निकाला जाता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल जहां पे लिखा हुआ है उसके नीचे आओ आंसर पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100। सबसे पहले ये निकाला जाता है। एग्जाम्पल के नीचे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट में आपका नीचे सबसे लास्ट लाइन में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है, अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स आ रही है, इनटू 100 आ रहा है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो निकालना पड़ेगा ना, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है तो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला लास्ट लाइन में है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्लेवेज और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यूज, जो खराब हो जाती है चीज़ें, है ना, एंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ असेट्स। अब ये फॉर्मूले हम यूज़ करके इसको हम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल में देख लो, पर्टिकुलर्स में परचेज प्राइस ऑफ मशीन। ठीक है, प्राइस क्या था मशीन का जो हमने परचेज की थी, 80,000। पहली मशीन की देख लेते हैं, दूसरी मशीन की रहने देते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड आ जाता है आपका एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड। एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड में 20,000 रुपये। ठीक है, क्या एक्सपेंसेस लगे थे उसमें। फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000 हो गई। अब इन फॉर्मूले के, दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज़ करके और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज़ करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप देखिए, इसमें क्या मैंने आपको बताया, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000 है और एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड है 20,000। तो ये किस में आता है, दोनों टोटल कॉस्ट ऑफ असेट में। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट में दोनों चीज़ आ जाएगी, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट बतानी है असेट की। परचेज प्राइस ऑफ मशीन जो 80,000 था और एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड गया हमारा 20,000 रुपये। 80 प्लस 20 हमारा कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 40,000। क्यों करेंगे, क्योंकि वो है हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में टोटल कॉस्ट ऑफ असेट हमने निकाल लिया, 1 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, स्लेवेज और स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस हो गया। तो 1 लाख में से 40,000 गया, हमारा 60,000 बचा। नीचे 4 साल का तो हमारा है ही, जो उसका टाइम पीरियड है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ असेट, वो 4 साल दे ही रखा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया 15,000। अब 15,000 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। और टोटल कॉस्ट ऑफ असेट हमने क्या निकाली थी, 1 लाख। 80 प्लस 20,000, याद है ऊपर लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। तो हम 15,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कर देंगे, 15,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। तो हमारा कितना आ जाएगा, 15%।
निकल गया हमारा SLM मेथड से। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं तो अंडर दिस मेथड द डेप्रिसिएशन, under this method of depreciation the charge is made on the basis of fixed percentage। इसमें जो डेप्रिसिएशन यूज होता है उसका जो चार्ज लगता है वो फिक्स्ड परसेंटेज पे लगता है, इतना याद रख लीजिए बस। इफ अ मशीन हैज बीन एक्वायर्ड फॉर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की हमने मशीन एक्वायर कर ली है और डेप्रिसिएशन जो उसका चार्ज लगा रहे हैं हम वो परसेंटेज में 10% लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो ये वाला मेथड है इसके अकॉर्डिंग 10% चार्ज लगा रहे हैं जो हमारा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हर साल हम निकालेंगे तो ये हमारा चार्ज फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले साल के अंदर 1 लाख रुपए की हमने नॉर्मल एक्वायर करी थी मशीन, तो 1 लाख रुपए आ गया पहले साल में। ठीक है, ये हमारा क्या एट द रेट करके 10% लिख देना, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं 10%। तो इजिकल टू में आप ये हो गया आपका 10/100 इंटू 1 लाख। ये फॉर्मूला प्रॉपर याद रखना। 10% लगा रहे हैं इसलिए ऊपर आ गया 10/100 आ गया इंटू 1 लाख। 1 लाख क्योंकि इसकी मशीन की एक्वायर वैल्यू है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका कितना आ गया हमारे 10,000। अब दूसरे साल में इसमें 10,000 रुपये माइनस कर दो। 1 लाख में से 10,000 माइनस का कितना बचा 90,000। तो सेकेंड ईयर में 90,000 हो गया, क्योंकि 1 लाख की जो हमारा निकला था 10% के हिसाब से वो हमारा 10% यहाँ पे माइनस हो गया 10%, 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये में से मतलब ये याद रखो 10% हमें माइनस करते रहना है बस। अब इसको हमने प्रॉपर समझा दिया। अगर आप नॉर्मल हाई एंड से भी कैलकुलेट करोगे ना, 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000, तो 10,000 हटा दो 90,000 बची उसकी अगले साल में उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद 90,000 का 10% कितना हुआ 9,000, तो उसके बाद 9,000 हटा दो तो उससे अगले साल में तीसरे साल में 81,000 रुपये बची, 81,000 रुपीज़ बची उसकी वैल्यू। तो ऐसे ऐसे करके 10% हमें घटाता रहना है बस। 1 लाख में से 10% गया कितना बचा 90,000, 90,000 में से 10% गया कितना बचा हमारे पास 81,000। तो ऐसे चलते रहना। अब 90,000 का भी हमने ऐसे निकाल दिया, ऊपर 10 लग दिया 10% का अपन 100 इंटू 90,000। 90,000 का हमारा 9,000 रुपीज़ बन गया। तो यही है, इसमें सिर्फ 10% आपको माइनस करते रहना। 1 लाख में से 10% गया 90,000, 90,000 में से फिर तीसरे साल का भी अगर मैंने एंड सो ऑन इसलिए लिखा है, अगर तीसरे साल का भी करता तो उसमें वही हो जाता 10/100 इंटू आपका 81,000, क्योंकि 90,000 में से हमारा जो आंसर क्या आया था 9,000 माइनस कर देंगे तो 81,000 आया। ठीक है, तो हर साल में हम नॉर्मल 10% माइनस करते रहेंगे, वो आपका आ जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। बहुत सिंपल है, ये दोनों आप करके चले जाओ, पेपर में पूरे के पूरे नंबर आएंगे और ये आपका 15 नंबर का 101% आएगा ही। SLM मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों में से अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि पिछले साल भी ये क्वेश्चन 100% आया था। तो मच सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।